हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे कैटालाइसिस का। हम लोग 3 टॉपिक बोले थे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले थे उसका नाम था एडजॉर्प्शन, अधिशोषण। तो ये अधिशोषण मेरा समाप्त हो गया था। फिर हम लोग शुरू किए थे दूसरा उत्प्रेरण। उत्प्रेरण भी खत्म हो गया था। आज आखिरी क्लास है उत्प्रेरण का। इसके बाद हम लोग का तीसरा टॉपिक जो बच जाता है उसका नाम है कोलाइड्स। ठीक है, तो आज हम लोग आखिरी टॉपिक में पढ़ रहे थे इंजाइम उत्प्रेरक के बारे में। इंजाइम उत्प्रेरक के बारे में जो पढ़ रहे थे, आज लास्ट वर्क है, आज लास्ट क्लास होगा कि यह उत्प्रेरक काम कैसे करता है। उत्प्रेरक 2 तरीके से काम करता है। समांगी उत्प्रेरक के लिए अलग तरीके से काम करता है और विसमांगी उत्प्रेरक के लिए अलग तरीके से काम करता है। और काफी मजा आने वाला है। और आप ध्यान से देखिए, हम लोग आज पढ़ेंगे उत्प्रेरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कैटालाइसिस। थ्योरी ऑफ कैटालाइसिस। थ्योरी ऑफ कैटालाइसिस मतलब इसका हिंदी हुआ उत्प्रेरण। उत्प्रेरण का सिद्धांत। उत्प्रेरण का सिद्धांत। इस उत्प्रेरण का सिद्धांत में देखेंगे कि 2 तरह का, एक समांगी के लिए देखेंगे और दूसरा विसमांगी के लिए देखेंगे। समांगी का मतलब क्या होगा, हम लोग पढ़े थे कि समांगी मतलब एक ही अवयव होगा। जैसे अभिकारक भी गैसीय अवस्था में है, उत्प्रेरक भी गैसीय अवस्था में होगा नहीं, या अभिकारक द्रव अवस्था में है तो उत्प्रेरक भी मेरा द्रव अवस्था में होगा। जब एक ही भौतिक अवस्था में अभिकारक और उत्प्रेरक होता है तब उसको समांगी उत्प्रेरक हम लोग कहते हैं। तो अब यहाँ ध्यान देंगे, पहला है, इसमें 2 सिद्धांत है। पहला सिद्धांत क्या है कि माध्यमिक यौगिक निर्माण का सिद्धांत। पहला सिद्धांत है माध्यमिक यौगिक निर्माण का, माध्यमिक यौगिक निर्माण का सिद्धांत। माध्यमिक यौगिक निर्माण का सिद्धांत क्या है सर? ध्यान से समझिए कि माध्यमिक यौगिक मतलब बीच में एक इंटरमीडिएट बनाएगा कि एक अभिकारक है, उसके पास उत्प्रेरक गया, उत्प्रेरक जो है उसके साथ जुड़ा तो एक इंटरमीडिएट बनाया। फिर बाद में एक उत्पाद बनेगा जहां के बाद अभिकारक क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, उत्पाद अलग हो जाएगा और एंजाइम जो रिएक्टेंट जो उत्प्रेरक जो है वह भी हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो माध्यमिक यौगिक का निर्माण, माध्यमिक यौगिक निर्माण का सिद्धांत ये जो है समांगी उत्प्रेरण के लिए लागू होता है। कहता यह सिद्धांत समांगी उत्प्रेरण की समांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। 2 सिद्धांत। पहला सिद्धांत में क्या होगा, यह समांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। समांगी उत्प्रेरण मतलब अभिकारक और उत्पाद एक ही भौतिक अवस्था में रहेगा। ठीक है, तो कहता है इसमें कि इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, इस सिद्धांत में देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार
क्या है सर इस सिद्धांत में? देखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार होता है कि अभिकारक तथा उत्प्रेरक अभिकारक तथा उत्प्रेरक परस्पर जुड़कर अभिकारक तथा उत्प्रेरक परस्पर जुड़कर अस्थाई माध्यमिक यौगिक का निर्माण करता है। क्या बोले कि अभिकारक तथा उत्प्रेरक परस्पर जुड़कर अस्थाई माध्यमिक यौगिक का निर्माण करता है। अस्थाई मतलब कुछ ही समय के लिए जो है यह माध्यमिक यौगिक का निर्माण करेगा, फिर यहां से यह प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, अलग हो जाएगा, जो विघटन द्वारा, जो विघटित होकर भी बोल सकते हैं, जो विघटित होकर उत्पाद एवं उत्प्रेरक में बदल जाते हैं। यह सिद्धांत क्या कहता है सर? तो कहता है कि अभिकारक तथा उत्प्रेरक आपस में जुड़ गया और जुड़कर अस्थाई माध्यमिक यौगिक का निर्माण किया, जो विघटित होकर टूटकर उत्पाद एवं उत्प्रेरक में क्या हो जाता है, बदल जाता है। इसको बहुत मजेदार तरीके से हम लोग समझते हैं कि मान लेते हैं कि यह ए के मन में भी कोई बात है, यह एक ऐसी महिला है जिसके मन में कोई बात है, ठीक है, यह अभिकारक हो गया। यह हमारा सी जो है यह उत्प्रेरक है, ठीक है। तो इस महिला के पास गया, किस महिला के पास? ए महिला के पास गया जिसके मन में बी बात था। तो यह सी महिला जो है यह उत्प्रेरक का काम करता है। तो यह पूरा का पूरा कहानी जो है इस महिला को सुना दिया, मतलब सी उत्प्रेरक को सुना दिया। अब जैसे उत्प्रेरक को सी को सुनाया तो बी जो बात था वह सी के दिमाग में घुस गया। तो यह क्या बना लिया, बी सी, नहीं क्या बना लिया, बी सी, और हमारा ए क्या हो गया, अलग हो गया। मतलब आप समझिए कि दो औरत में जब झगड़ा होता है तो कैसे होता है, यह सारा सिद्धांत मेरा इसी पर आधारित है कि एक महिला है और उसकी किसी दूसरी महिला से झगड़ा है, ठीक है। तो वह जो एक महिला है तो उसके प्रति उसके मन में बहुत सारा घृणा का भाव है, ठीक है। तो यह जो घृणा का भाव है तो वह किसी के पास व्यक्त करेगा। तो जब 3-4 महिलाएं बैठती है तो जम के देखिए एक दूसरे का मजाक उड़ाती है, मजा लेता है। तो वह जो महिला है, कोई दूसरी महिला जो उत्प्रेरक है सी है, इससे और आगे जो रिएक्टेंट होने वाला है उससे, दोनों से इसका रिलेशन है। तो यह सी को बोलेगा, देखिए हम आपको अपना समझ के बता रहे हैं कि देखिए फलनी जो है ऐसा ऐसा काम करता है। मतलब यह सी के पास यह ए जो है, जो उसके मन में बी बात था, वह सब बात सी को सुना दिया। अब यह सी के पास जो बात ए कहा था बी, यह सुन गया। ए कहा था बी का नहीं, मतलब बी कोई बात है जो सी सुन लिया। अब सी के पास बी तो आ गया नहीं, तो अब यह हो गया बी सी, नहीं सी के पास बी का बात, और ए का मन क्या कहेगा कि हम बोल दिए तो मन हल्का हो गया नहीं, तब इसका मन हल्का हो गया। अब क्या करेगा कि यह डी जो है एक महिला है, यह बी सी हो गया। यह बी सी जो है यह क्या करेगा
किसी महिला डी के पास जाएगा, मतलब जिससे इस ए का झगड़ा था, इस ए का जो झगड़ा था वह क्या था, ए का जो झगड़ा था वह डी से था। अब क्या होगा कि यह महिला जो बोलेगा, बीसी जो था यह सी तो उत्प्रेरक है, यह जो बी बात था यह सारा बात किसको सुना दिया, डी को सुना दिया। अब यह बी के पास डी वाला बात आ जाएगा, नहीं तो यह बी डी आ गया, मतलब ए जो कहना चाह रहा था वह डी आसानी से सुन लिया, माध्यम क्या हुआ, सी हुआ। अब यह सी क्या कहेगा, देखिए हम आपको अपना समझ के बोले, नहीं यह सी कहेगा कि देखिए हम अपना समझ के आपको बोले और मेरा नाम मत बोलिएगा, नहीं। अब इस दोनों में कुटमा कुट झगड़ा हो जाएगा और यह सी क्या हो गया, अलग हो गया। कहने का मतलब कि यह हमारा ए बी अभिकारक जो है यह सी उत्प्रेरक के साथ क्या किया, जुड़ा, और यह बी सी मध्यवर्ती का निर्माण कर लिया, और यह बी सी जो है डी के साथ मिलकर उत्पाद बना लिया, और उत्पाद बनने के बाद पुनः सी उत्प्रेरक क्या हो गया, अलग हो गया। वही कहता है कि अभिकारक तथा उत्प्रेरक परस्पर जुड़कर अस्थायी माध्यमिक यौगिक, तो यह अस्थायी माध्यमिक यौगिक का निर्माण किया जो विघटित होकर बाद में टूट गया, और टूट करके क्या बन लिया, उत्पाद बना दिया बीडी, नहीं, और उत्प्रेरक में क्या होता है, बदल जाता है। अब इसको आप एक एग्जांपल के माध्यम से समझे। कहता लेड चेंबर विधि द्वारा, लेड चेंबर विधि द्वारा, लेड चेंबर विधि द्वारा H2SO4 के उत्पादन में लेड चेंबर विधि द्वारा H2SO4 के उत्पादन में SO2 तथा O2 तथा O2 के संयोग से SO3 का निर्माण होता है, SO3 का निर्माण होता है, जिसमें NO उत्प्रेरक का कार्य करता है, NO उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, तो हम क्या बताए सर कि यह लेड चेंबर विधि द्वारा H2SO4 के उत्पादन में SO2 तथा NO2 के संयोग से SO3 बनता है, मतलब SO2 और O2 के बीच रिएक्शन होना है जिससे SO3 बनेगा, लेकिन इसमें उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है, NO करता है, मतलब C का कार्य कौन करता है, NO करता है। अब इसको हम लोग समझें कि यह O2 हमारा क्या है, गैस है, O2 हमारा गैस है, मतलब यह AB हमारा O2 हो गया, यह हमारा रिएक्शन करेगा NO के साथ, NO मेरा उत्प्रेरक हो गया। ठीक है, यह NO के साथ रिएक्शन करके यह बना लेगा 2NO, क्या बना लिया, 2NO, मतलब यह मध्यवर्ती का निर्माण कर लिया, यह जो हमारा बना क्या बना, मध्यवर्ती बना। अब कहता है NO, O2 ना, NO2। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लीजिए, तो यहाँ 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ भी क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, तो नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 दूना 4, तो 2NO2 हो गया। यह हमारा मध्यवर्ती है, यह भी हमारा NO2 क्या है, गैस मध्यवर्ती हो गया। अब समझिए ये हमारा मध्यवर्ती हो गया BC, तो यह हमारा मध्यवर्ती हो गया। अब यह मध्यवर्ती क्या करेगा, नेक्स्ट रिएक्शन में यह NO2
यह जो NO2 हमारा गैस है यह अभिक्रिया किसके साथ कर लेगा? देखिए तो O2 और O2 किसके साथ? CO2 भी जुड़ता है, सॉरी SO2 जुड़ता है, यह SO2 के साथ जुड़ गया, मतलब यह D के साथ जुड़ गया, तो यह SO2 यह भी गैस है, इसके साथ जुड़ करके क्या बना लिया? SO3 बना लेता है। क्या बना लेता है? SO3 बना लेता है। यह हमारा उत्पाद हो गया। तो SO3 हमारा गैस हो गया, अब प्लस हमारा उत्प्रेरक क्या था? NO। इस NO को क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। देखिए तो बैलेंस है, यह NO भी हमारा क्या है? गैस है। अब देखिए तो NO बैलेंस है, NO2 N1 ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 2 दूना 4, ठीक है, बैलेंस है। तो देखिए मेरा उत्प्रेरक क्या हो गया? अलग हो गया। यह हमारा है सर उत्प्रेरक, उत्प्रेरक, और यह है हमारा उत्पाद, यह हमारा है उत्पाद, उत्पाद। यह जो SO2 है हमारा, यह है सबस्ट्रेट, अभिकारक, ठीक है, या सबस्ट्रेट ही इसको बोलिए, जो जुड़ा सबस्ट्रेट, और यही हमारा बना लिया क्या? मध्यवर्ती, माध्यमिक यौगिक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटरमीडिएट। मध्यवर्ती का निर्माण हो गया। तो हम क्या देखें कि यह NO2 मेरा मध्यवर्ती हो गया, SO2 सबस्ट्रेट, SO3 उत्पाद, और यह क्या आ गया? उत्प्रेरक। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यह जो अभिकारक है, अब यहां समझ लीजिए, हम लिख देते हैं यह हमारा हो गया सर अभिकारक, अभिकारक, यह हो गया हमारा उत्प्रेरक, उत्प्रेरक, यह हमारा हो गया मध्यवर्ती, क्या हो गया? मध्यवर्ती, ठीक है, दोनों के बीच मिला इंटरमीडिएट। अब यह हो गया फिर क्या? मध्यवर्ती, तो यही हो गया, डी हो गया सबस्ट्रेट, अब यह BD हो गया हमारा उत्पाद, नहीं, और फिर C तो हमारा उत्प्रेरक हो ही गया, ठीक है। तो क्या कहता है कि माध्यमिक यौगिक निर्माण का सिद्धांत, यह सिद्धांत समअंगी के लिए लागू होता है। मतलब यहां देख रहे हैं, यह भी गैस, 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 मतलब उत्प्रेरक भी गैस और हमारा क्या है? अभिकारक भी गैस, तब यह सिद्धांत लागू होता है। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जो हम लोग इसमें देखेंगे दूसरा, एडजॉर्प्शन थ्योरी, मतलब यह तो माध्यमिक यौगिक निर्माण का सिद्धांत था, अब हम लोग लिखेंगे एडजॉर्प्शन थ्योरी, दूसरा एडजॉर्प्शन थ्योरी। एडजॉर्प्शन मतलब होता अधिशोषण, अधिशोषण सिद्धांत,
यह सिद्धांत विसमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है? विसमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। अब क्या होगा कि अगर दोनों के घर में झगड़ा हो गया तो इसका फैसला तो होना है, दोनों भाई कुटमाकुट कर लिया नहीं, तो अगर दोनों भाई छोटा है और उसकी बहन बड़ी है तो दोनों फैसला करवाने के लिए अपने बहन के पास जाएगा नहीं। तो जैसे बहन के पास यह पहुंचा तो बहन क्या करेगा कि दोनों को पहले रहने के लिए कमरा देगा नहीं। अब दोनों को अपने से क्या किया, जोड़ा, तो बहन यहाँ उत्प्रेरक का कार्य करेगा और यह दोनों भाई जो है अभिकारक का कार्य करेगा। ठीक है, तो यह उसके साथ जुड़ेगा, मतलब इस उत्प्रेरक की सतह पर जुड़ेगा, फिर यह उत्पाद में बदल जाएगा। बड़ा इंटरेस्टेड कहानी है, समझते हैं हम इसको। कहता है कि उत्प्रेरक की सतह पर उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक के अणु अधिशोषित होते हैं। मतलब सबसे पहला काम क्या हुआ कि उत्प्रेरक के सतह पर अभिकारक के अणु आकर के क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, सट जाएंगे। और जैसे सट जाता है सर, तो उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक के अणु अधिशोषित हो जाते हैं, जो क्या करेगा, मध्यवर्ती का निर्माण करता है। अधिशोषित होते हैं, ऐसे लिखे, जिससे मध्यवर्ती का निर्माण होता है। जिससे मध्यवर्ती का निर्माण होता है, यह मध्यवर्ती का निर्माण होता है जो उत्प्रेरक की सतह पर रासायनिक अभिक्रिया करती है। जो उत्प्रेरक की सतह पर रासायनिक अभिक्रिया करती है, जो उत्प्रेरक की सतह पर रासायनिक अभिक्रिया करती है, और क्या हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप उत्पाद का निर्माण होता है। जिसके फलस्वरूप उत्पाद का निर्माण होता है। जिसके फलस्वरूप उत्पाद का निर्माण होता है, जो विशोषण द्वारा उत्प्रेरक की सतह से उत्प्रेरक की सतह से हट जाते हैं, जिससे उत्प्रेरक की सतह पुनः दूसरे रासायनिक अभिक्रिया के लिए
तैयार हो जाते हैं। ठीक है, या उपलब्ध हो जाते। अब समझिए कि हम बोले सर कि उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक के अणु अधिशोषित होते हैं। समझिए, ये हमारा सतह है, ये हमारा उत्प्रेरक है, और उत्प्रेरक का यह चारों ओर जो है यह क्या है, सतह है। तो हम लोग लिख सकते हैं मुक्त संयोजकता, मुक्त संयोजकता युक्त मतलब मुक्त संयोजकता युक्त उत्प्रेरकी सतह, मुक्त संयोजकता युक्त उत्प्रेरकी सतह, यह सतह है जो मुक्त संयोजकता मतलब किसी को अपने में जोड़ लेगा। अब यह मान लेते हैं कि इसकी बहन है, इसका घर है। अब यह अपने भाई जिसमें झगड़ा हुआ, यह ए और बी है, ए प्लस बी, जो इस सतह पर आकर के क्या करेगा, जुड़ेगा नहीं। तो यह ए और बी जो हमारा है यह अभिकारक अणु है, अभिकारक अभिकारक अणु है, जो इस सतह से ए बी आकर के क्या करेगा, जुड़ेगा। तो जैसे यह विसरण होगा, यहां क्या होगा सर, विसरण होगा। जैसे विसरण हुआ कि यह इस सतह से आकर के ए और बी चिपक जाएगा, मतलब यह बहन है, यह दोनों भाई उसके घर में गया, दोनों को पहले अलग अलग रूम में रखा नहीं, तो अलग अलग सतह पर इसको क्या किया, अलग अलग मुक्त संयोजकता पर इसको जोड़ लिया। तो देखिए ध्यान से, अब क्या होगा कि ए को भी अपने एक रूम में बैठा दिया और बी को भी दूसरे रूम में बैठा दिया नहीं। अब पहले नाश्ता पानी कराएगा, खिलाएगा पिलाएगा, तब ना पूछेगा क्या बात है। तो यह कहता है कि यहाँ अब इस सतह पर अभिकारक के अणुओं का अधिशोषण हो गया। लिखे हैं उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक के अणु क्या होते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं। यह अभिकारक के अणु हैं, यह क्या है, अभिकारक के अणु हैं, जो क्या हो रहा, इस सतह पर अधिशोषित हो रहा। यह इस सतह पर अधिशोषित हो गया, तो लिख सकते हैं अभिकारक अणुओं का अधिशोषण। यह अभिकारक अणुओं का क्या हो गया सर, अधिशोषण। तो अब कहता है कि यह अभिकारक के अणु जो है इस सतह पर अधिशोषित हो गया। अब जैसे अधिशोषित हो गया, अब दोनों को खिलाने पिलाने के बाद दोनों का हिसाब किताब करेगा कि काहे झगड़ा करता है औरत के बात पर, ठीक है, भाई भाई होता है, एक साथ रहा करो। अब यह दोनों के बीच एक मेल मिलाप हो जाएगा, मतलब कि जो उत्प्रेरक की सतह पर जिससे मध्यवर्ती का निर्माण हो जाता है, यह मध्यवर्ती बीच वाला इस दोनों को मिला दिया, जिससे उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। समझिए यहां, तो क्या होगा कि जैसे यह मिला,
जैसे यह ए और बी यहाँ क्या हुआ, अब दोनों में मिलन होना शुरू हो गया, मतलब रिएक्शन होना शुरू हो गया, इंटर दोनों के बीच क्या हो गया, मध्यवर्ती का निर्माण हो गया। अब जैसे यह मध्यवर्ती बना और उत्प्रेरक की सतह पर रासायनिक अभिक्रिया हो गया, अब क्या होगा, उत्पाद में बदल जाएगा। यह दोनों भाई को समझाया बुझाया, बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, झगड़ा नहीं होगा। अब क्या होगा, ये तो हो गया आपके मध्यवर्ती का निर्माण, तो नीचे लिख सकते हैं क्या, मध्यवर्ती का निर्माण। तो यह मध्यवर्ती का निर्माण हो गया। अब क्या करेगा कि जैसे समझा बुझा, जिंदगी भर तो बहन के यहाँ रहेगा नहीं, अब दोनों भाई साथे साथ कन्हा पर हाथ दे करके चला, अच्छा चलो झगड़ा झांटी ऐसे होता है, दोनों भाई प्यार मोहब्बत से रहेंगे ना। तो यह उत्पाद बन के अलग हो गया, और फिर यह उत्प्रेरक क्या सतह वैसे का वैसा क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा। अब जो उत्पादित अणु, जब जैसे दोनों भाई कन्हा पर हाथ धर के जाने लगा तो विशोषण हो जाएगा। कि बताए थे कि जब सतह से कोई पदार्थ निकलता है अधिशोषण के विपरीत, आया तो अधिशोषण, चला गया तो विशोषण, अधिशोषण के विपरीत प्रक्रम को विशोषण कहते हैं। अब दोनों भाई क्या करेगा, चल जाएगा तो उत्पाद में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा, यह सतह पूरा का खाली हो जाएगा, तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ, उत्पाद अणुओं का विशोषण। यहां जो होता है सर क्या होता है, ऐसे लिख सकते हैं, उत्पाद अणुओं का विशोषण, मतलब जो अणु उत्पादित हुआ उसका विशोषण हो जाएगा, वह अलग हो जाएगा, तो फिर हमारा यह उत्प्रेरक का सतह खाली बच गया। नहीं, अब यह हमारा फिर क्या बच गया, यही हमारा उत्प्रेरक है। अब यह सतह तो पूरा खाली हो गया और हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, ए बी। यहां ए और बी अलग अलग था, अब यहां ए और बी एक साथ आ गया। तो यही जो क्रियाविधि है यह एडजॉर्प्शन थ्योरी है। तो एडजॉर्प्शन थ्योरी क्या कहता है, अधिशोषण सिद्धांत, कि यह सिद्धांत विषमांगी उत्प्रेरण के लिए उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। इस सिद्धांत के अनुसार उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक के अणु अधिशोषित होते हैं, तो अभिकारक के अणु यहाँ क्या हो गया, अधिशोषित हो गया, ठीक है, जिससे मध्यवर्ती का निर्माण होता है, यहाँ मध्यवर्ती का निर्माण हो गया, जो उत्प्रेरक की सतह पर रासायनिक अभिक्रिया करता है। यहीं से रासायनिक अभिक्रिया हुआ जो विशोषण द्वारा उत्पाद का निर्माण करता है, ठीक है। और उत्पाद जो है क्या सर, जो उत्प्रेरक उत्पाद का निर्माण किया उत्प्रेरक की सतह पर, और फिर क्या करेगा, विशोषण द्वारा उत्प्रेरक की सतह से या अभिकारक अणु क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, और यह उत्प्रेरक फिर से दूसरे अभिक्रिया के लिए क्या रहेगा, खाली रहेगा या तैयार रहेगा, ठीक है। तो यही एडजॉर्प्शन थ्योरी था। इसके साथ ही यह उत्प्रेरण का सिद्धांत आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसमें एक लाइन हो सकता है कि यह उत्प्रेरण की विष और वर्धक की व्याख्या नहीं करता है। एक लाइन आप लिख सकते हैं नोट में, अगर छोटा सा, कि यह सिद्धांत उत्प्रेरण की विष, उत्प्रेरण की विष और उत्प्रेरण की विष और वर्धक की व्याख्या नहीं करता
है। यह सिद्धांत उत्प्रेरण की विष और वर्धक की व्याख्या नहीं करता है। इसके साथ ही यह उत्प्रेरक का सिद्धांत आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो यह जो हम लोग पहला जो पढ़ लिया अधिशोषण वह भी समाप्त हो गया। सेकेंड टॉपिक जो हम लोग पढ़े थे उत्प्रेरण का सिद्धांत या उत्प्रेरण की विष या उत्प्रेरक जो पढ़े थे यह भी समाप्त हो गया। अब हम लोग इसके बाद लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का जिसका नाम है कोलाइड्स। ठीक है, तो यह हम लोग आगे देखेंगे। आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।